अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 9 में हम उन एनिमल्स को स्टडी करेंगे जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं और उनकी कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडीज़ में वो सेल्स जो है उन्होंने मिलकर टिश्यूज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन सब एनिमल्स को में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट्स हैं जिनको अभी हम स्किप कर रहे हैं, ये हम बाद में देखेंगे। साथ ही साथ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का स्टार्ट जो है बिल्कुल नहीं करना, यहाँ से लेकर आपने जो है यहाँ तक जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना, इसको ना याद करना है आपने। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने जो ग्रीन लाइंस में मैंने लिखा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हम देखते हैं पहले। इसमें हम वो एनिमल फाइला स्टडी करेंगे जिनकी बॉडीज़ जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उनकी बॉडी जो है ढेर सारे सेल्स की बनी हुई है। और उनकी बॉडी में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में सेल्स जो हैं वो आपस में लूज़ एसोसिएशन की फॉर्म में, यानी कि उनके अंदर कोई टिश्यूज़ मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी इसके अंदर एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ की फॉर्म में मौजूद हैं और उनकी बॉडी के अंदर दो नुमायाँ लेयर्स होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम डिप्लोब्लास्टिक जो है ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। डिप्लोब्लास्टिक की टर्म जो है आप लोगों को पता है कि डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती, दो लेयर्स से, दो जर्म लेयर से बनी हुई होती है। और वो दो जर्म लेयर्स कौन सी हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, उन एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही उनकी बॉडी सारी की सारी बनी हुई होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम फाइला पढ़ेंगे, 3 फाइला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम टीनोफोरा। ये तीनों हमने फाइला इसके अंदर 1 बाय 1 स्टडी करने हैं। ठीक है, इन्होंने ऊपर एक इसकी एग्जांपल दी है। इसी के अंदर जो हम इस चैप्टर में जो एनिमल्स पढ़ेंगे, उससे एक एनिमल है हमारे पास फाइसेलिया फाइसेलिस, और इसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर बाद जब आगे से मज़ीद पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि अभी अगर आपको बताया तो उसकी आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, ये इन्होंने फाइसेलिया फाइसेलिस की पिक्चर बनाई हुई है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी से। अब इसमें बताया है ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी के बारे में, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि मल्टी सेलुलर लाइफ जो है, यानी कि ज़मीन पे जब ज़िंदगी आई थी तो लाइफ का आगाज़ हुआ, तो उसमें कहते हैं कि शुरू में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म थे और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म आए। तो मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो कितना टाइम लगा उसको इस अर्थ पे अराइज़ होने में और कैसे बनी, ये इसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि मल्टी सेलुलर लाइफ जो है ना, वो ज़मीन पर 550 मिलियन ईयर्स साल पहले से शुरू हुई। ठीक है, और ये टाइम हमें बहुत पुराना लगता है क्योंकि 550 मिलियन बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी पुराना टाइम जो है, उस टाइम पे मल्टी सेलुलर लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, लेकिन ये अगरचा हमें बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम अर्थ की ओवरऑल हिस्ट्री देखें ना, कि अर्थ के ऊपर जो पहला ऑर्गेनिज़म जब आया था, जो पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म आया था, उस टाइम से लेकर 550 मिलियन ईयर्स तक का जो टाइम है ना, ये बहुत थोड़ा है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% पूरी अर्थ की हिस्ट्री का जो है सिर्फ़ और सिर्फ 10% है ये। ठीक है ना, यानी कि कई गुना ज़्यादा हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर लाइफ बहुत पुरानी है। ठीक है, मल्टी सेलुलर लाइफ जो है ये कब अराइज़ हुई, इन्होंने बताया कि ये 100 मिलियन ईयर्स के टाइम जो था उसके अंदर अराइज़ हुई थी, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है ना, ये नहीं हम बात करें कि कितनी देर पहले बनी थी, अभी हम ये कह रहे हैं कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म 550 मिलियन ईयर्स पहले जब बनना शुरू हुए थे ना, तो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को बनने में उस टाइम कितना टाइम लगा था? 1 दिन लगा था, 2 दिन लगे थे? नहीं, उनको 100 मिलियन ईयर्स लगे थे। ठीक है, और ये टाइम जो था ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का जो दरमियानी टाइम था उससे पहले का टाइम था। और ये वो टाइम था जब एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुई, यानी कि एवोल्यूशन, उस टाइम ढेर सारी एवोल्यूशन हुई और बहुत सारे एनिमल के फाइलम जो थे उस टाइम बने थे। ठीक है, और आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इस एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये 100 मिलियन ईयर्स का टाइम था जिस टाइम पे ढेर सारे एनिमल के फाइला बने थे। ठीक है, और ढेर सारे उस टाइम एनिमल फाइला बने और वो एनिमल फाइला जो हैं आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ एनिमल फाइला ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो उस टाइम पे बने थे लेकिन वो वक्त के साथ साथ एक्सटिंक्ट हो गए। और वो कितने एनिमल ग्रुप्स थे? वो 15 से 20 एनिमल ग्रुप्स, यानी कि 15 से 20 एनिमल फाइला जो हैं वो उस टाइम मौजूद थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा है कि एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन जब हुई थी
और उसके नतीजे में बहुत सारे एनिमल फाइला तो बने थे, लेकिन बहुत सारे मल्टी सेलुलर लाइफ वाले जो फाइला हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एवोल्यूशन कैसे हुई कि यूनिसेलुलर लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ बनी, इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक राज है। अब ओरिजिन ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी के हवाले से हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, एक है कोलोनियल हाइपोथेसिस और एक है सिंसीटियल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये दोनों जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, इन पे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि मल्टी सेलुलैरिटी कैसे ओरिजिनेट हुई, ये आप सारा इसमें हाइपोथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो पिक्चर्स से हम देखते हैं ये दोनों हाइपोथेसिस क्या बताते हैं। अब इन्होंने इस पिक्चर में हमें पहला जो ऊपर ये पिक्चर सारी की सारी बनी हुई है, ये वाली पिक्चर, इसमें इन्होंने बताया है कोलोनियल हाइपोथेसिस के बारे में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोलोनियल हाइपोथेसिस क्या होता है। ये तब होता है कि जब हमारे पास एक प्रोटिस्ट है, जैसा कि ये एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, ये डिवाइड कर रहा है और डिवाइडिंग सेल्स जो हैं ये बन गए ढेर सारे। डिवीजन के बाद में ये 4 सेल्स बन गए और ये चारों सेल्स जो हैं ये अलहदा होने की बजाय एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ठीक है ना। और फिर इन्होंने क्या किया कि ये इकट्ठे और भी जो मज़ीद ये डिवाइड किए और ढेर सारे सेल्स बने और सारे सेल्स जो हैं वो इकट्ठे रहे और वो कॉलोनी की फॉर्म में इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे जो डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कॉलोनी बना के इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने में से कुछ सेल्स जो है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट किए, यानी कि अंदर की तरफ गए, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ चले गए। ये देखें ना, यानी कि यहाँ से अगर आप इसको दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ चले जाएगा, इन्वेजिनेट कर जाएगा। और अब आपके पास 2 लेयर बन गई, एक आउटर लेयर बन गई और एक ये इनर लेयर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये हाइपोथेसिस जो है ये कहता है कि अब इस 2 लेयर्ड इंसेस्टर से जो है हमारे आजकल के बाइलेटरल एनिमल्स भी बने हैं और रेडियल एनिमल्स भी बन गए हैं, ठीक है ना। आपको पता है रेडियल और बाइलेटरल की टर्म जो है ये सिमेट्री के हवाले से हम कहते हैं रेडियल एनिमल वो होता है जिसको हम कहीं से भी कट करें उसके बराबर इक्वल हाफ्स में बन जाते हैं, और बाइलेटरल एनिमल वो होते हैं जिनको आप लेटरल साइड से सेंटर से जब कट करेंगे तो उसकी राइट और लेफ़्ट मिरर इमेजेस बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉलोनियल हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कौन करता है। दिस हाइपोथेसिस इज़ सपोर्टेड बाय, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सम सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है ना। सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर जब हमने वॉलबॉक्स को देखा था तो उसमें भी ऐसा ही था ना कि वो कॉलोनियल प्रोटिस्ट था और इसमें तमाम सेल्स जो है वो इकट्ठे रहते थे। तो वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है और वो कहता है कि ये हाइपोथेसिस ठीक है और मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो ऐसे ही बनी है। दूसरा जो हमारे पास मल्टी सेलुलैरिटी के हवाले से जो हाइपोथेसिस है उसका नाम है सिंसीटियल हाइपोथेसिस, जो कि यहाँ पर इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब दूसरा जो हमारे पास सिंसीटियल हाइपोथेसिस है, इसके मुताबिक हमारे पास एक बड़ा सा सिंसीटियल प्रोटिस्ट है। सिंसीटियम क्या होता है, एक ऐसा सेल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों, से कहते हैं वो सेल सिंसीटियम है। और ये जो सिंसीटियल प्रोटिस्ट है इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक लार्ज सिंसीटियल प्रोटिस्ट है। क्या होगा कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बनेंगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगी, इसके जो न्यूक्लियस हैं उनको डिवाइड कर देंगी। हर न्यूक्लियस जो है वो एक जो है सेल के अंदर आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने की वजह से इसके अंदर ढेर सारे सेल्स बन जाएंगे और इस तरह हमारे पास इससे ये बाइलेटरल इंसेस्टर बनेगा और इसी से बाइलेटरल एनिमल्स बनेंगे और रेडियल एनिमल्स बनेंगे। कहते हैं इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट बाइलेटरल सीलिएट्स, ठीक है। यानी कि कुछ सीलिएट्स हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और जो बाइलेटरल होते हैं वो इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इस पे शॉर्ट क्वेश्चन अगर लिखेंगे दोनों हाइपोथेसिस के बारे में कि मल्टी सेलुलैरिटी के हवाले से 2 हाइपोथेसिस हैं और दोनों हाइपोथेसिस के नाम लिखेंगे, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो। दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पर आप बताएं कि कॉलोनियल हाइपोथेसिस कैसा है, एक साइड पर बताएं सिंसीटियल कैसा है, और जो फिर आप बताएं लास्ट में कि इसको सपोर्ट कौन करता है और उसको भी कौन सा सपोर्ट करता है। साथ साथ दोनों की डायग्राम्स भी आपने ड्रॉ करनी है।